जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज आपके लिए लेकर आए हैं वर्णमाला पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा है वर्णमाला पार्ट 1 में कि कौन कौन से प्रकार को पढ़े हैं वर्णमाला में, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है वर्णमाला में कि वर्ण होते हैं, वर्ण से बड़े अक्षर होते हैं, अक्षर जब मिलते हैं तो पद बनता है, जिसे हमने वो बताया था कि शब्द बोलते हैं। जब बहुत सारे पद मिल जाते हैं तो पदबंध बन जाता है, पदबंध मिलते हैं तो उपवाक्य बनता है, और उपवाक्य मिल जा रहे थे तो एक वाक्य बन के तैयार हो रहा था। और जब बहुत सारे वाक्य मिल जा रहे थे तो दोस्तों बन के तैयार क्या होती थी, एक भाषा। तो वहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किए थे कि जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, भाषा से छोटी इकाई, इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वर्णों के बारे में हमने कहा कि आज से हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला, तो वर्णों के बारे में पढ़े थे। तो वर्णों के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों से वर्णमाला क्या होते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी, वर्णमाला में कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़े थे कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के बारे में आया था कि स्वर की परिभाषा, स्वर की संख्या क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो आप सभी को डाउट देखने को मिल रहा था कि 10 बताएं, 11 बताएं या फिर 13, तो उसके लिए हमने भी बताया था कि किसके आधार पर कौन सा होता है। जैसे हमने बताया था कि कुल स्वरों की संख्या अगर पूछेगा तो हम कितना बता देंगे, 11। फिर हमने कहा था कि स्वरों की संख्या भी पूछेगा तब भी कितना बताएंगे, 11 बताएंगे। फिर हमने कहा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितना बताएंगे, तो 10। लेकिन हमने कहा कि अगर लेखन के आधार पर पूछ ले कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमने फिर भी बताए थे कि 11। 10 और 11 यही कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो हमने एक और बताया था कि 13 भी होते हैं, कि परंपरागत रूप से अगर कभी पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमने कहा 13 हो जाएगा। और क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया भी है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमने बताए थे कि ऑप्शन में आपके 10, 11 और 13 ये तीनों थे। तो स्वरों की संख्या अगर पूछता है तो कितना बता देंगे हम, 11। यहाँ तक हो गया था। और आप सभी के लिए हमने एक सवाल भी दिया था, प्रश्न भी दिया था। हमने पूछा था कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। क्या पूछा था, दीर्घ स्वर कौन सा है। तो ऑप्शन में आपके हमने दिया था कि छोटी ई होगी, बड़ी ई होगी, ओ होगा और अ होगा। यही 4 ऑप्शन में थे। तो उम्मीद है कि आप सभी उत्तर देंगे कि छोटी, बड़ी, ओ और अ इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। ये यूपीएसआई 2018 का सवाल है और ऐसा ही पूछा गया था। तो बहुत सारे लोग ने गलत किया था। गलत क्यों किया था, क्योंकि दीर्घ स्वर उन्होंने पढ़े थे 7, और हमने भी बताया कि दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7, और 7 में हमने कहा था कि 3 मूल दीर्घ स्वर होते हैं। तो 3 मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं, बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो जब इनमें से कोई, तीनों में से कोई दिखाई देगा और पूछ लिया जाएगा कि दीर्घ स्वर कौन सा है, तो इन 3 में से कोई एक होगा जो हमारे ऑप्शन में दिख भी रहा है कि कौन सा होगा। तो ये बड़ी ई दिख रहा है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी के ये 2 नहीं होंगे, क्योंकि ये मूल दीर्घ नहीं होते हैं, ये बाद में बन जाते हैं संयुक्त स्वर। क्या बन जाते हैं, संयुक्त स्वर। तो चलिए पीछे वाले क्वेश्चन पे हमने देख भी लिए हैं कैसे आए थे, क्या हुआ था। अब आज वर्णमाला पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी दोस्तों से एक निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि वर्णमाला
आसानी से समझा जा सके। और हमने कहा कि एक बार वर्णमाला पढ़ लो, दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इतना डीपली हम लोग पढ़ेंगे हिंदी को कि हिंदी से कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए, एक भी प्रश्न छूट कर जाने ना पाए। हमारा उद्देश्य यही होगा। तो चलिए, वर्णमाला में हमने पढ़े थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर, तो कौन कौन से होते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर? तो पहला होता है मौखिक। कौन सा होता है? मौखिक, जिसका नाम होता है निर्नुनासिक। क्या होता है? पहला होगा मौखिक। मौखिक का ही एक दूसरा नाम होता है निर्नुनासिक। क्या होता है? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक में ही छिपा है कि मौखिक होते हैं या निर्नुनासिक होते हैं। अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी, आइए देखते हैं कि ऐसे स्वर क्या होंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में प्राणवायु आप लोग समझ रहे होंगे। प्राणवायु केवल मुख से बाहर निकलती है, केवल मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? निकलती है, उसे मौखिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक स्वर कहते हैं। उसे मौखिक स्वर कहते हैं। मौखिक स्वर कहते हैं। बात समझ में आई? मौखिक स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में प्राणवायु केवल मुख से बाहर निकलती है, उन्हें क्या बोलेंगे? मौखिक स्वर बोलेंगे। जैसे एक बार देखेंगे कि मौखिक स्वर होंगे कौन से, ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में केवल मुख से बाहर वायु निकल रही है। तो देखेंगे जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे ये सभी क्या हैं? मौखिक स्वर हैं। इनका उच्चारण केवल और केवल मुख से होता है। प्राणवायु कहाँ से निकलती है? मुख से निकलती है। उन्हें क्या कहेंगे? मौखिक स्वर। मौखिक का मतलब ही है मुख से। निर्नुनासिक का अगर बात करें कि निर्नुनासिक क्यों कहते हैं, तो निर का मतलब होता है नहीं, अनु का मतलब होता है आना, और नासिक का मतलब नाक से। मतलब कहने का ये है कि इनकी ध्वनि जो है नाक से बाहर ना निकले। मतलब जिनके उच्चारण में नाक की सहायता ना ली जाए, उन्हें क्या कहेंगे? मौखिक स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? मौखिक स्वर। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। दूसरा होता है अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब देखो, अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? अनुनासिक शब्द में ही छिपा है कि अनुनासिक क्या होते हैं। हमने कहा अनु का मतलब होता है आना, नासिक का मतलब नाक से। मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक से होगा, केवल नाक से नहीं होगा। किससे होगा? नाक और मुख दोनों की सहायता से होता है। बात को समझना है। अगर कोई कहे कि अनुनासिक में नाक से बाहर निकलती है, तो ध्वनि नाक से बाहर नहीं निकलेगी।
हम कह दें तुम मुख की सहायता ना लो और केवल नाक की सहायता लो, तो क्या उच्चारण कर सकते हो? नहीं। तो अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों की सहायता से होता है, उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर कहेंगे। अब ऐसे कौन से स्वर हैं? सभी स्वर तो यहाँ तक चले गए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सब किस में चले गए? मौखिक स्वर में। तो बचे कौन से हैं? अनुनासिक का संकेत होता है। संकेत क्या होगा देख लेते हैं। संकेत होगा चंद्रबिंदी। कौन सी होगी? चंद्रबिंदी। जैसे गांव, शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि गांव, बात समझ में आ रही? गांव, पाँव। बात कहें तो जैसे सांचा, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिसमें चंद्रबिंदी का प्रयोग हुआ रहेगा और पूछ लेगा कि तुम्हारे ऑप्शन में 3 में होगा और एक में हम कह दें कि लिखा है कान। अगर ऐसे 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने हों और पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसमें अनुनासिक स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें नहीं हुआ है? संकेत हमें पता है कि संकेत में क्या होता है। संकेत हमें पता है कि चंद्रबिंदी अनुनासिक होता है, तो किसमें चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं हुआ है? कान में। तो कान में अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। सिंपल से बता देंगे, केवल संकेत याद रखो कि अनुनासिक स्वर का संकेत क्या होता है और क्या होते हैं अनुनासिक। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नाक और मुख दोनों की सहायता ली जाती हो, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर, कल ही हमने बताया था कि अनुस्वार और विसर्ग। हमने एक कैटेगरी बनाई थी अन और आहा की। किसकी बनाई थी? अन और आहा की। इनका नाम क्या दिया था? आयोगवा। क्या नाम दिया था? आयोगवा। आयोगवा में हमने कहा था कि कल इनके बारे में चर्चा करेंगे कि अन क्या होता है और आहा क्या होता है। तो एक हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी अनुस्वार की। कौन सी? अनुस्वार की। अनुस्वार क्या होते हैं? ऐसे स्वर, यानी कि ये ऐसे स्वर होते हैं जो व्यंजन के बाद आते हैं। अनुस्वार यानी कि स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आने वाले वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? ये वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं, या ऐसे कहते हैं कि ये स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आने वाले वर्ण होते हैं। तो देखेंगे अन कौन सा है? अन है। अन को पहला नाम क्या दिया था? आयोगवा। लेकिन अब क्या हो गए ये? अनुस्वार। और एक होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? आहा को। समझना, जब दोनों की बात होगी कि अन और आहा क्या होते हैं, तो हम क्या बता देंगे? आयोगवा। लेकिन केवल अन की बात करेगा कि अन क्या है, तो अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। और अगर विसर्ग की बात करता है कि आहा क्या है, तो क्या बता देंगे? कि विसर्ग है। अन की बात करेगा तो अनुस्वार, आहा की बात करेगा तो विसर्ग। अगर दोनों की बात करता है तो क्या बता देंगे? आयोगवा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा होगा। ये 4 हो गए। अब आते हैं मुख विवर के आधार पर। किसके आधार पर? मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर स्वर। मुख विवर क्या है?
मुख विवर का मतलब होता है कि मुख के खुलने के आधार पर। क्या होता है? मुख के खुलने के आधार पर स्वर। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 4। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4। कौन कौन से? एक होगा विवृत। कौन सा होगा? एक होगा विवृत। दूसरा कौन सा होगा? अर्धविवृत। एक होगा विवृत, दूसरा कौन सा होगा? अर्धविवृत। तीसरा कौन सा होगा? संवृत। कौन सा होगा? संवृत। और चौथा कौन सा होगा? अर्धसंवृत। कौन सा होगा? अर्धसंवृत। बात को समझना। विवृत क्या होता है, अर्धविवृत क्या होता है, संवृत क्या होता है और अर्धसंवृत क्या होते हैं। विवृत मतलब क्या है? वृत्त, और वो भी विशाल। क्या होगा? विशाल। यानी कि ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार या मुख पूरा खुलता है। क्या होता है? पूरा खुलता है। पूरा खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं? विवृत। क्या कहेंगे? विवृत। अब ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करने पर मुख द्वार पूरा खुलता है? तो एक ही है, उसका नाम क्या है? हाँ, बड़ा आ। क्या नाम है? बड़ा आ। एक बार उच्चारण करके देखो। आ। क्या मुख पूरा खुल रहा है? क्या खुल रहा है? ठीक हो जाएगा। फिर अर्धविवृत की बात कर रहा है कि अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, हमारे साथ लिखिए, चाहिए आप लोग, देखने से कुछ नहीं होगा, जितना लिखोगे उतने ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही अनुभव होगा। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में आधा मुख खुलता है। अर्ध का मतलब आधा, तो आधा मुख खुलता है। इसमें पूरा खुल रहा था, इसमें क्या खुलेगा? आधा मुख खुलता है। उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। मतलब अर्धविवृत में क्या होगा? आधा मुख खुलता है। क्या होता है? आधा मुख खुलता है। उन्हें क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। संख्या की बात करें या कि कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कहें कि छोटा आ, बोलो आ। आधा खुला क्या? इसकी अपेक्षा आधा खुला। ठीक। हम कहते हैं बोलो ऐ। बोलो ऐ। आधा खुला क्या? ठीक। हम कहते हैं बोलो औ। आधा खुला क्या? खुल गया। ठीक। आगे हम कहते हैं कि ये आ। ये आ दिख रहा है। इसके पहले कहीं देखे हो? नहीं देखे हो। आज देख लो इस आ का नाम क्या होता है। अगर देखे हो तो कोई बात नहीं, नहीं देखे हो तो आज समझ लो इस आ का नाम क्या होता है। आगत आ। क्या होता है? आगत आ होता है। आगत आ। आगत आ क्यों कहा गया है? चौराहे पे जानते हो? चौराहा जानते हो? हर चौराहे पर एक डॉक्टर की दुकान होती है। क्या होती है? एक डॉक्टर की दुकान होती है। और डॉक्टर लिखते कैसे हो? अगर बात करें तो डॉक्टर शॉर्टकट में तुम ऐसे ही लिखते हो। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अगर हम कह दें कि इंग्लिश में भी डॉक्टर लिखो और हिंदी में भी डॉक्टर लिखो, तो इंग्लिश में भी डॉक्टर ही पढ़ोगे और हिंदी में पढ़ोगे। बात समझना। तो जब ये इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, और यहीं से ये आया है कि नहीं आया है? आया है। इसीलिए ये अंग्रेजी से चलकर हिंदी में आया। इसका नाम क्या रख दिया गया? आगत आ। क्या नाम रख दिया गया? आगत आ। 3-4 आ होंगे और उसमें से एक आ आगत वाला होगा।
तो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आगत स्वर है या आगत आ है, तो हम बता देंगे कि जिसके ऊपर आधे चांद वाला बिंदी होगी वह क्या होगा, आगत आ होगा। अभी तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आ कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आ कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। कमेंट में बताना है यहाँ सभी को, आ कितने प्रकार के होते हैं। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कांटेक्ट नंबर हमारा होगा, उसमें आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करो, सब कुछ रिप्लाई मिलेगा आपको। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। तीसरा कौन सा होता है, समृत स्वर। कौन सा होता है, समृत। समृत मतलब होता है सकरा हुआ। क्या होता है, सकरा हुआ। ऐसे स्वर थोड़ी देर नोट करो, पसीना बहुत आ रहा है। चलो, समृत क्या होते हैं, समृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है। क्या रहता है, बंद रहता है। उन्हें क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। समृत स्वर हैं कौन कौन से, तो छोटी ई, बड़ी ई। देखना, छोटी ई, बड़ी ई, और क्या होगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। दिख रहा है। अगर उच्चारण करोगे तो कहोगे ई, क्या मुख कुछ खुल रहा है, थोड़ा सा खुल रहा है, मतलब बहुत कम खुल रहा है, ऐसा कह दें कि लगभग बंद रहता है। तो छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और अगर बात करें अर्ध समृत की, तो अर्ध समृत कौन कौन से होते हैं, तो अर्ध समृत क्या होता है, ये समृत लगभग बंद रहता है, तो अर्ध समृत लगभग मतलब समृत की अपेक्षा कम खुलता है। क्या होता है, समृत की अपेक्षा कम खुलता है, वही क्या होते हैं, अर्ध समृत होते हैं। जैसे ए और ओ, ए और ओ, ये क्या होते हैं, अर्ध समृत। बात समझना। विवृत कौन सा होता है, बड़ा। विवृत मतलब क्या होता है कि मुख द्वार पूरा खुलेगा। अर्ध विवृत का मतलब होता है कि मुख द्वार आधा खुलेगा। समृत का मतलब होता है कि बहुत कम खुलेगा, हमने कहा कि लगभग बंद रहता है। और अर्ध समृत की बात, समृत की अपेक्षा कम खुलता है, वो क्या होता है, अर्ध समृत। बात समझ में आ गई होगी। चलो एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्या क्या होता है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नोट कर लिए हो, आगे चलते हैं। थोड़ा सा नोट में लिखते हैं। नोट में लिखेंगे ऋषि। क्या लिखेंगे, ऋषि। ऋषि के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, क्या होता है ऋषि। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है, लेकिन
व्यंजन है, लेकिन लेखन की दृष्टि से स्वर है। क्या है? स्वर है। समझना, जब ऋषि का उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? ऋषि का उच्चारण करते हैं तो कैसा होता है? कुछ इस प्रकार होता है। हमने कल ही बताए थे, आज ही बता रहे हैं कि ऋषि का जब उच्चारण करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, लेकिन जब लिखते हैं, ऋषि को जब लिखते हैं यानी कि मात्रा लगाते हैं तो उसकी एक मात्रा होती है। होती नहीं होती है? होती है। इसीलिए हमने नोट में लिखा दिया कि ऋषि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है, लेकिन लेखन की दृष्टि से क्या है? स्वर है। बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। स्वर हमारे हो गए समाप्त। अब चलते हैं व्यंजन की ओर। कहाँ चलते हैं? व्यंजन की ओर। व्यंजन क्या होता है? सबसे पहले तो यही बात, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? अगर परिभाषा पूछे तो परिभाषा क्या होगी व्यंजन की? व्यंजन की परिभाषा होगी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब बात समझ में आ गई, व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें कि व्यंजन की संख्या कितनी है या कुल संख्या कितनी है, तो कितना बताएंगे? 33। कितने बताएंगे? 33 + 2। हर जगह तुमको लिखा मिलेगा कि 33 होते हैं। हम कहते हैं 33 + 2 कर दो, कोई गलत नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में आ गया कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है और 33 ऑप्शन में नहीं है, तो 2 और ऐड कर दो, 33 + 2 कितने हो जाएंगे? 35। कैसे? देखते हैं, दिख रहा होगा कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं कि नहीं होते हैं? कितने होते हैं? 25। बात समझ में आ रही है? अंतस्थ वाले होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4। और ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 33। लेकिन 2 और ऐड करो। कौन से? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन को 2 और ऐड करो, कितना हो जाएगा? 35। द्विगुण का ही नाम उत्क्षिप्त, उन्हीं का नाम विकसित वर्ण। बात समझ रहे हो? ये नाम आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण तो सुना होगा, लेकिन इनका एक नाम और होता है विकसित वर्ण। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकसित वर्ण कौन से हैं, तो डा और ढा। द्विगुण वाले जो हैं, एक डा है, दूसरा ढा है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आ गई है तो कोई बात नहीं, समझ लेना है कि द्विगुण कौन से होते हैं। अगर इनकी संख्या भी कभी पूछता है कि कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, डा और ढा। डा और ढा 2 प्रकार के होते हैं, एक ये भी होता है डा और ढा। दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा। इसमें नीचे बिंदी नहीं लगी है और इसमें नीचे बिंदी लगी है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो बिंदी लगी है इसका नाम क्या होता है। ये जो बिंदी लगी है इसका नाम क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे
व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श कितने होते हैं, संयुक्त कितने होते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को, साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपनी तैयारी को अधिक से अधिक बेहतर बना सकें। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।